मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर 3 डूबते हुए बच्चों को बचाया। जैसे ही मैं 30,000 की इनामी राशि लेने वाला था, मेरा गरीब सहपाठी अचानक दौड़कर बाहर आया। उसने कहा कि उसके पिता को कैंसर है और उन्हें ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये चाहिए। उसने मुझसे अपनी जान बचाने के लिए वह पैसे उधार देने की गुहार लगाई। अपने पिछले जीवन की तरह जोशीले स्वभाव में मैंने वह 30,000 रुपये उसे दे दिए, जिनकी स्याही भी अभी ठीक से सूखी नहीं थी। कौन जानता था कि यही मेरे दुःस्वप्न की शुरुआत थी। वह जोंक की तरह मुझसे चिपक गया और मेरा खून चूसने लगा। कभी उसका पिता बीमार होता, कभी उसकी मां घायल हो जाती, तो कभी उसकी बहन की ट्यूशन फीस नहीं होती। वह बार बार मुझे नैतिक रूप से ब्लैकमेल करता रहा और यहां तक कि मुझे ऑनलाइन लोन ऐप्स से कर्ज लेने पर भी मजबूर कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरे पैसों से घर खरीदा था और तरह तरह की महंगी चीजें भी। जब मैंने उसे और पैसे देने से मना कर दिया, तो उसने मुझे एक इमारत से नीचे धक्का दे दिया। अगर तुम्हारी वजह से मुझे पैसों वाली जिंदगी का स्वाद नहीं मिलता, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि पैसे के साथ जिंदगी कितनी अच्छी होती है। चूंकि तुमने मुझे इसकी मिठास छका दी है, इसलिए तुम मुझे दोबारा उस गरीब जिंदगी में वापस नहीं भेज सकते। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो मैं स्कूल के ऑडिटोरियम के पुरस्कार मंच पर खड़ा था। प्रिंसिपल ने अभी अभी मुझे 30,000 रुपये का चेक दिया था। नीचे छात्रों की घनी भीड़ थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। जैसे ही मैं धन्यवाद के कुछ शब्द कहने के लिए मुंह खोलने वाला था, एक आकृति अचानक नीचे से दौड़कर आई। मेरा गरीब सहपाठी। वह मेरे पास दौड़कर आया और धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। पूरा ऑडिटोरियम तुरंत शांत हो गया। सभी की निगाहें हम दोनों पर टिक गईं। ये चेन, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पिता को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये चाहिए। यह उनकी जान बचाने वाला पैसा है। मुझे पता है कि यह पैसा तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं है। मेरे परिवार ने सब कुछ बेच दिया है। कृपया मुझे यह पैसे उधार दे दो। मैं बाद में जरूर लौटा दूंगा। मैं उधार पत्र भी लिख दूंगा। मैं तुम्हारा नौकर बनकर भी यह कर्ज चुका दूंगा। यह कहते हुए वह बार बार सिर झुकाकर जमीन पर माथा टेकने लगा। जल्द ही उसका माथा लाल हो गया। इस परिचित दृश्य को देखकर मेरा खून तुरंत जम गया। पिछली बार भी इसी जगह पर उसे इस तरह घुटनों के बल बैठा देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं जोशीला था और सोचता था कि भले ही 30,000 रुपये महत्वपूर्ण हो, लेकिन इंसान की जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के वह चेक उसे दे दिया था, जिसमें अभी भी स्याही की गर्माहट बाकी थी। यह पैसे ले जाओ और अंकल की जान बचाओ। उधार पत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे अगर कोई परेशानी होगी तो देख लेंगे। उस समय पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। सबने मेरी दयालुता और निस्वार्थता की प्रशंसा की थी। चेन हाउ भी रोते हुए मेरा धन्यवाद कर रहा था और कह रहा था कि मैं उनके परिवार का दूसरा अभिभावक हूं। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह दिन किसी मुक्ति की शुरुआत नहीं, बल्कि मेरे दुःस्वप्न की प्रस्तावना था। उसके पिता को कैंसर सच में था, लेकिन उसके इलाज के लिए 30,000 रुपये की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। उस पैसे का ज्यादातर हिस्सा चेन हाउ ने खुद हड़प लिया था। शुरुआत में वह कभी कभी मुझे अपने पिता की हालत के बारे में बताता था, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि उसने पैसे मांगने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। ये चेन, मेरी दादी की दिल की बीमारी फिर से उभर आई है। अस्पताल का खर्च चाहिए। ये चेन, मेरी मां काम करते समय गिर गई और उनका पैर टूट गया। ऑपरेशन के लिए अभी भी कुछ पैसे कम हैं। ये चेन, मेरी बहन एक अच्छे हाई स्कूल में दाखिल हो गई है। उसकी फीस बहुत महंगी है। घर में सच में पैसे नहीं हैं। हर बार वह रोती हुई आवाज में अपने परिवार की दुर्भाग्यपूर्ण कहानियां सुनाता था। आसपास के लोग भी उसका साथ देने लगे। ये चेन, अब तुम हीरो हो। तुम्हें इस थोड़े से पैसे की क्या कमी है? चेन, हाउ बहुत बेचारगी की हालत में है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुमने पहले 30,000 रुपये दे दिए थे, तो अब इतने थोड़े पैसे क्यों नहीं दे सकते? नैतिक बंधनों की जंजीरें एक एक करके मेरे ऊपर डाल दी गईं। मैं ऐसा इंसान बन गया जिसे लगातार देते रहना था। जरा सी भी हिचकिचाहट दिखाने पर मुझे निर्दयी और स्वार्थी कहा जाता था। उसे संतुष्ट करने के लिए मैंने अपनी जरूरतों में कटौती करनी शुरू कर दी। बाद में वह और ज्यादा पैसे मांगने लगा। मेरे लिए उन्हें देना असंभव हो गया। तब उसने मुझे ऑनलाइन लोन ऐप्स से पैसे उधार लेने के लिए उकसाना शुरू किया। ये चेन, पहले तुम थोड़े पैसे उधार ले लो। जब मेरा परिवार ठीक हो जाएगा तो मैं तुरंत लौटा दूंगा। ब्याज भी ज्यादा नहीं है। बस थोड़े समय के लिए घुमा दो, नहीं तो मेरे पिता टूट जाएंगे। उसके लगातार दबाव और आसपास के लोगों की नजरों के दबाव में आकर मैंने सच में कर्ज लेना शुरू कर दिया। कर्ज बर्फ के गोले की तरह बढ़ता गया।
फिर एक दिन मैंने अनजाने में चेन हाउ को एक नई कार चलाते हुए देखा। वह महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए था और एक हाई एंड अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं तुरंत उसके पास गया और उससे सवाल किया। शुरू में उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो उसके चेहरे की विनम्रता और बेचारगी एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक विकृत लालच और दुर्भावना ने ले ली। तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी वजह से मुझे पैसे वाली जिंदगी का स्वाद नहीं मिलता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि पैसे के साथ जिंदगी कितनी अच्छी होती है। चूंकि तुमने मुझे इसकी मिठास छका दी है, इसलिए तुम मुझे पहले वाली गरीब जिंदगी में वापस नहीं भेज सकते। तुमने ही मुझे बर्बाद किया है, जानते हो। मैं गुस्से से कांप रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे पैसे वापस करे और ऑनलाइन लोन का गड्ढा भरे। पैसे तो खर्च हो चुके हैं, मैं कैसे लौटाऊं? अगर तुम मुझे और दबाओगे तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। खींचातानी के दौरान उसने अचानक मुझे धक्का दे दिया। मैं अपार्टमेंट की छत के किनारे खड़ा था। मेरा संतुलन बिगड़ गया। गिरते हुए पत्ते की तरह मैं नीचे जा गिरा। वजनहीनता के उस पल में मैंने उसे छत पर खड़े देखा। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, सिर्फ एक तरह की राहत भरी बेरुगी थी। अगर तुम्हारी वजह से मुझे पैसे वाली जिंदगी का स्वाद नहीं मिलता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि पैसे कितने अच्छे होते हैं। तुम मुझे फिर से गरीब कैसे बना सकते हो? उसके ये शब्द मेरी जिंदगी का अंतिम अध्याय बन गए। मैंने नीचे घुटनों के बल बैठे चेन हाउ को देखा। वह अभी भी रो रहा था। अभी भी उसके माथे पर लाल निशान था। हे भगवान, कितना बेचारापन है। कैंसर, यह तो जानलेवा बीमारी है। 30,000 रुपए किसी की जान बचाने के लिए काफी है। यह तो बहुत संयोग है कि ये चेन को अभी अभी इनाम मिला है। उसे मदद करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, वह तो हीरो है। वही परिचित शब्द, वही परिचित माहौल, बिल्कुल पिछले जीवन की तरह। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा था। चेन हाउ, पहले उठो। ऐसा लगा जैसे चेन हाउ ने मेरे इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसका रोना एक पल के लिए रुक गया, फिर वह और जोर से रोने लगा। नहीं, अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। ये चेन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पिता को बचा लो। यह कहते हुए वह फिर से सिर झुकाकर माथा टेकने लगा। मैं एक कदम पीछे हट गया ताकि उसका यह व्यवहार मुझ तक न पहुंचे। मैंने कहा, उठो, हम बात कर सकते हैं। नीचे हो रही चर्चा धीरे धीरे शांत होने लगी। सबको लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। चेन हाउ का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन वह फिर भी अड़ा रहा। ये चेन, मुझे पता है कि यह मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास सच में कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे पैसे तुम्हारी जान जोखिम में डालकर कमाए गए हैं, लेकिन मेरे पिता की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार मैं इसी बात से प्रभावित हो गया था। मुझे लगा था कि इंसान की जान किसी भी पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अब मैं समझ चुका था, मेरी अपनी जान भी इसी पैसे की वजह से, इसी आदमी की वजह से कितनी आसानी से फेंक दी गई थी। चैन हाउ, तुम्हारे पिता बीमार हैं, इसके लिए मुझे बहुत सहानुभूति है, लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि तुम यहां आकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझे यह पैसे देने के लिए मजबूर करो। चैन हाउ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास से मुझे देखने लगा। इसका क्या मतलब है? क्या ये चेन उसकी मदद करने वाला नहीं है? क्या हो रहा है? क्या वह हीरो नहीं है? थोड़ा निर्दयी नहीं हो रहा? आखिरकार यह एक इंसान की जान का मामला है। स्टूडेंट की चेन, आराम से बात करो। पहले चेन हाउ को उठाओ। ऐसा मत करो। मैंने प्रिंसिपल की बात को अनदेखा कर दिया और चेन हाउ को देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता को कैंसर है और ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये चाहिए। इस स्थिति में क्या तुमने स्कूल से सहायता के लिए आवेदन किया है? मैंने किया था, लेकिन स्कूल की सहायता बहुत कम है, वह पर्याप्त नहीं है। सच में? जहां तक मुझे पता है, स्कूल के पास गंभीर बीमारियों के लिए एक विशेष सहायता कोष है, जिसमें अधिकतम 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। क्या तुमने उसके लिए आवेदन किया? मैं अभी तक समय नहीं निकाल पाया। समय नहीं निकाल पाए? तुम्हारे पिता की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें तुरंत 30,000 रुपए के ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास यहां आकर मेरे सामने घुटने टेकने का समय है, स्कूल के सहायता कोष के लिए आवेदन करने का समय नहीं। चैन हाउ एक शब्द भी नहीं बोल पाया। नीचे की चर्चा का रुख बदलने लगा। हाँ, स्कूल में सहायता कोष तो है। उसने आवेदन क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सीधे यी चेन की इनामी राशि लेना चाहता हो? चेन हाउ की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस सोच रहा था कि यहां से पैसे जल्दी मिल जाएंगे और 1 लाख रुपए भी पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है?
तो तुम और रास्ते ढूंढ सकते हो, जैसे समाज से मदद मांगना, क्राउड फंडिंग शुरू करना। आजकल इंटरनेट इतना विकसित है कि सच में मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं। या फिर अस्पताल से बात करके कुछ रकम बाद में चुकाने की व्यवस्था कर सकते हो। रास्ते बहुत हैं, लेकिन तुमने सबसे खराब रास्ता चुना। तुम पुरस्कार मंच पर दौड़कर आए, सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपने पिता की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझे पैसे देने के लिए मजबूर करने लगे। यह मदद मांगना नहीं है, यह नैतिक ब्लैकमेल है। सभी लोग स्तब्ध रह गए, चेन हाउ भी। मैंने नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं सच में मजबूर था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी कोई कारण नहीं है कि तुम किसी और को नैतिक रूप से बंधक बना लो। चेन हाउ, क्या तुम जानते हो कि यह पैसा मेरे लिए क्या मायने रखता है? यह सिर्फ पैसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सीधे यी चेन की इनामी राशि लेना चाहता हो? चेन हाउ की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस सोच रहा था कि यहां से पैसे जल्दी मिल जाएंगे और 1 लाख रुपए भी पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है तो तुम और रास्ते ढूंढ सकते हो, जैसे समाज से मदद मांगना, क्राउड फंडिंग शुरू करना। आजकल इंटरनेट इतना विकसित है कि सच में मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करने के लिए बहुत से लोग तैयार रहते हैं। या फिर अस्पताल से बात करके कुछ रकम बाद में चुकाने की व्यवस्था कर सकते हो। रास्ते बहुत हैं, लेकिन तुमने सबसे खराब रास्ता चुना। तुम पुरस्कार मंच पर दौड़कर आए, सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए और अपने पिता की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझे पैसे देने के लिए मजबूर करने लगे। यह मदद मांगना नहीं है, यह नैतिक ब्लैकमेल है। सभी लोग स्तब्ध रह गए, चेन हाउ भी। मैंने नहीं, मैं ऐसा नहीं। मैं सच में मजबूर था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी कोई कारण नहीं है कि तुम किसी और को नैतिक रूप से बंधक बना लो। चेन हाउ, क्या तुम जानते हो कि यह पैसा मेरे लिए क्या मायने रखता है? यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह मेरी जान की कीमत पर मिला है। उस दिन 3 बच्चे झील में गिर गए थे। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और बहाव खतरनाक था। जब मैं कूदा था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस ऊपर आ भी पाऊंगा या नहीं। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन तीनों बच्चों को एक एक करके किनारे तक पहुंचाया था और उसी दौरान मैं खुद लगभग पानी की घासों में फंसकर डूब ही गया था। यह पैसा मेरे हीरो बनने का पुरस्कार है। यह मेरे प्रयासों की मान्यता है। यह सिर्फ 30,000 रुपए नहीं है, यह मेरा सम्मान है। यह वह चीज है जिसे मैंने अपने साहस और लगभग खो चुकी जान के बदले पाया है। और अब तुम अपने पिता की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझसे यह पैसा मांग रहे हो। क्या तुम्हें यह न्याय संगत लगता है? पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। कई लोगों के चेहरे पर सोच विचार के भाव दिखाई देने लगे। मेरा वह मतलब नहीं था। मतलब क्या था? क्या तुम बस यह सोच रहे थे कि मुझे अभी अभी पैसे मिले हैं, इसलिए इन्हें तुम्हें दे देना चाहिए? क्या तुम सोचते हो कि मुझे और ज्यादा निस्वार्थ और दयालु बनकर यह पैसे तुम्हें दे देने चाहिए? चेन हाउ, दयालुता की भी सीमाएं होती हैं। मेरी दयालुता डूबते हुए बच्चों को बचाने में है, उन लोगों की मदद करने में है जो सच में जरूरतमंद हैं और एहसान समझते हैं। यह तुम्हारे अंतहीन शोषण का साधन बनने के लिए नहीं है। चेन हाउ का शरीर कांप उठा। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी नजर में मैं हमेशा एक नरम दिल और आसानी से पिघल जाने वाला लड़का था, लेकिन अब मैं शांत था, तेज था। मेरी हर बात उसकी नकली छवि को चीरती हुई निकल रही थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे पिता सच में मर रहे हैं। तुम खड़े होकर देखते रहोगे? क्या तुम हीरो कहलाने के लायक हो? मैंने 3 डूबते हुए बच्चों को बचाया था, इसलिए मैं हीरो कहलाने के लायक हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे हर किसी को बचाना होगा, हर किसी की मांग पूरी करनी होगी। मैं एक हीरो हूं, कोई संत नहीं, और निश्चित रूप से तुम्हारा एटीएम भी नहीं। चेन हाउ, अगर तुम सच में अपने पिता को बचाना चाहते हो तो मदद मांगने का सही तरीका अपनाओ। दूसरों की दयालुता और सम्मान को इस तरह के नीच तरीके से खर्च मत करो। यह कहकर मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया और नीचे बैठे छात्रों की ओर मुड़ गया। शिक्षकों और सहपाठियों, मैं जानता हूं कि आप सभी चेन हाउ के लिए सहानुभूति रखते हैं। मैं भी रखता हूं, लेकिन सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि किसी को नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने की अनुमति दे दी जाए। इस इनामी राशि के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैं इसका एक हिस्सा स्कूल के सहायता कोष में दान करूंगा, ताकि चेन हाउ जैसे और भी जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। बाकी पैसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई और जीवन यापन के लिए बचा कर रखूंगा।
और इसे अपने इस वीरतापूर्ण कार्य की याद के रूप में भी संभाल कर रखूंगा। मैं यह पैसे सीधे चान हाओ को नहीं दूंगा, इसलिए नहीं कि मैं निर्दयी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी दयालुता दूसरों के शोषण का कारण बने। और उससे भी बढ़कर मैं नहीं चाहता कि मेरे साहस के बदले मिला यह पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हो। पूरा ऑडिटोरियम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कुछ सेकंड बाद पता नहीं सबसे पहले किसने ताली बजाई। बहुत सही कहा, ये चेन बिल्कुल सही है। यह है नैतिक ब्लैकमेल क्यों? हीरो की इनामी राशि का फैसला वही करेगा। चेन हाउ ने हद कर दी। किसी को मजबूर करने के लिए ऐसा तरीका अपनाना गलत है। चेन हाउ अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने चारों ओर लोगों की उंगलियां उठाती और आरोप लगाती नजरों को देखा। फिर उसने मेरी दृढ़ आंखों की ओर देखा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस बार उसकी योजना असफल हो चुकी है। वह अचानक जमीन से खड़ा हुआ, मुझे घूर कर देखा, फिर मंच से नीचे उतरकर भाग गया। उसकी भागती हुई पीठ को देखकर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ राहत के बाद की थकान थी। पिछले जीवन का वह कर्ज इस जीवन में मैं आखिरकार अपने हाथों से काट चुका था। स्टूडेंट ये चेन, तुमने सही किया। मैंने सिर हिलाया और हाथ में पकड़े चेक को कसकर पकड़ लिया। मेरी जिंदगी इस पल से फिर से मेरे अपने हाथों में वापस आ गई थी। पुरस्कार समारोह के बाद मैं स्कूल में और भी बड़ा चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि मैं सिद्धांतों पर अडिग हूं, कुछ ने कहा कि मैं निर्दयी हूं और दूसरों की मुश्किलों को अनदेखा कर रहा हूं। लेकिन इन चर्चाओं की मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। पिछले जीवन में मैं दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते बहुत थक गया था। इस बार मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था। मैं तुरंत बैंक गया और 30,000 रुपए की इनामी राशि जमा कर दी। फिर उसमें से 3,000 रुपए निकालकर स्कूल के सहायता कोष में दान कर दिए। मैंने इसका कहीं प्रचार नहीं किया, बस चुपचाप प्रक्रिया पूरी कर दी। मैं नहीं चाहता था कि कोई नया चमकता हुआ हीरो का ताज मुझे फिर से बंधक बना ले। यह सब करने के बाद मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। जब मैं कक्षा में वापस लौटा तो माहौल थोड़ा अलग था। सहपाठी मुझे अलग अलग नजरों से देख रहे थे, जिज्ञासा, सम्मान और कुछ दूसरी भावनाएं। चेन हाउ कक्षा में नहीं आया था, उसकी सीट खाली थी, जैसे कोई खामोश व्यंग्य। ये चेन, तुम सच में कमाल हो। कल तो मैं डर ही गया था, मुझे लगा था कि तुम फिर से पिघल जाओगे। मैं पहले बहुत मूर्ख था। चेन हाउ ने भी हद कर दी। घर में मुश्किलें हों तो भी कोई ऐसा नहीं करता। सही कहा। मैंने उसके रूममेट से सुना है कि उसके पिता सच में बीमार हैं, लेकिन हालत उतनी गंभीर नहीं है जितनी वह बता रहा था, और इलाज के लिए 30,000 रुपये की जरूरत भी नहीं है। उसे छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी जियो। मैंने सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। आने वाले दिनों में चेन हाउ दिखाई नहीं दिया। उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि वह जानबूझकर लोगों से पैसे ठगता है, कुछ कहते थे कि उसके पिता की बीमारी झूठी है, कुछ कहते थे कि मेरे द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद चान हाउ फिर से कक्षा में दिखाई दिया। वह बहुत दुबला हो गया था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें लाल खून की नसों से भरी हुई थीं। एक नजर में ही पता चल रहा था कि उसने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली थी। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ, पूरी कक्षा की निगाहें उस पर टिक गईं, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वह सिर झुकाकर अपनी सीट तक गया। पूरी क्लास के दौरान उसने लगभग कोई हरकत नहीं की। घंटी बजी। मैं थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर जाने के लिए उठा। अचानक चेन हाउ ने सिर उठाया और मुझे पुकारा, ये चेन। उसकी आवाज बेहद भारी और थकी हुई थी। मैं रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। वह अपनी सीट से उठा और मेरी तरफ चलकर आया। आसपास के सभी छात्रों ने सांस रोक ली। सभी की निगाहें हम दोनों पर टिक गईं। ये चेन, यह मेरे पिता की मेडिकल रिपोर्ट है और यह खर्चों की सूची। उस दिन मैं सच में मजबूर था। मैंने कागज नहीं लिया, मैं बस शांत भाव से उसे देखता रहा। पिछले जीवन में भी उसने इसी तरीके का इस्तेमाल करके मेरी सहानुभूति हासिल की थी। वे तथाकथित मेडिकल रिपोर्ट और खर्चों की सूची या तो नकली थी या फिर रकम बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी। जब तक मुझे सच्चाई का पता चला, तब तक मैं उससे बहुत सारे पैसे गंवा चुका था। चेन हाउ का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और अपमान की झलक दिखाई दी। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली और विनम्र दिखने की कोशिश की। ये चेन, पुरस्कार समारोह में जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे पिता की बीमारी सच है और इलाज का खर्च भी वास्तव में बहुत ज्यादा है। मैं सच में मजबूर था, इसलिए मैंने ऐसा किया।
मैंने स्कूल के सहायता कोष के लिए आवेदन किया, क्राउड फंडिंग भी शुरू की, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी रकम की कमी है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द पैसे नहीं जुटे तो ऑपरेशन टालना पड़ेगा और हर दिन की देरी खतरे को बढ़ा देगी। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसने एक बार फिर कागज मेरी ओर बढ़ाया। मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी भरोसा नहीं करता, लेकिन इस सूची पर अस्पताल की मुहर है। यह असली है। एक बार देख लो। आसपास फिर से चर्चा शुरू हो गई। यह तो असली लग रही है। क्या होगा अगर वह सच बोल रहा हो? उसके पिता का क्या होगा? ये चेन, तुम इस पर विचार क्यों नहीं करते? आखिरकार यह एक इंसान की जान का मामला है। वही परिचित बातें, वही परिचित नैतिक दबाव। वे सभी निगाहें आग की तरह मुझ पर बरस रही थीं, लेकिन इस बार मेरे दिल में लगभग कोई हलचल नहीं हुई। चेन हाउ, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट और खर्चों की सूची का मुझसे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे पिता बीमार हैं और तुम्हें पैसों की जरूरत है। यह तुम्हारी समस्या है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कठिनाइयों का भुगतान करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं पहले ही 3,000 रुपए स्कूल के सहायता कोष में दान कर चुका हूं। अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें वहां से सहायता मिल जाएगी। उसके अलावा मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मेरी बात सुनते ही कुछ लोगों को लगा कि मैं बहुत कठोर हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। पिछले जीवन में उसकी वजह से इमारत से धक्का खाकर मरने की निराशा की तुलना में यह कठोरता कुछ भी नहीं थी। ये चेन, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? यह एक इंसान की जान का सवाल है। तुम्हारे पास मदद करने की क्षमता है, फिर भी तुम हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं हो। मैं निर्दयी हूं? जब मैंने 3 अजनबियों की जान बचाई थी, तब तुमने मुझे निर्दयी क्यों नहीं कहा? जब मैंने इनामी राशि का 10वां हिस्सा सहायता कोष में दान किया, तब तुमने मुझे निर्दयी क्यों नहीं कहा? चेन हाउ, मेरे पास अपने पैसे के बारे में फैसला करने का अधिकार है। मैं उन्हें सहायता कोष में दान कर सकता हूं ताकि और लोगों की मदद हो सके, या फिर अपने लिए बचाकर रख सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। आखिरी 3 शब्दों पर मैंने विशेष जोर दिया। तुम इसके लायक नहीं हो। चेन हाउ लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में अविश्वास और गुस्सा भर गया। मैं इसके लायक नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह कोई बड़ा हीरो नहीं हूं। मैं गरीब हूं इसलिए मेरे पिता को मर जाना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम खड़े होकर तमाशा देख सकते हो। वह जितना बोलता गया उतना ही उग्र होता गया। आसपास और भी लोग इकट्ठा हो गए। मैंने उसकी हिस्टेरिकल हालत को देखा। मुझे सिर्फ यह सब हास्यास्पद लगा। पिछले जीवन में मैं उसकी इसी अभिनय कला के जाल में फंस गया था, लेकिन अब उसका यह प्रदर्शन मुझे सिर्फ घृणा से भर रहा था। चेन हाउ, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? अगर खत्म हो गई है तो रास्ता छोड़ दो। मुझे बाहर जाना है। मैं उसके पास से निकलने के लिए एक तरफ हुआ, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून लगभग मेरी त्वचा में धंस गए। तुम नहीं जा सकते। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम यहां से नहीं जा सकते। अगर मेरे पिता के साथ कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ घसीट लूंगा। आसपास के छात्र घबरा गए। चेन हाउ, छोड़ो उसे। हम आराम से बात कर सकते हैं। हाथ मत लगाओ। चेन हाउ, यह कानून के खिलाफ है। लेकिन चेन हाउ जैसे पागल हो गया था। वह किसी भी हालत में मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वह लड़खड़ाया और लगभग गिर पड़ा। चेन हाउ, यह उत्पीड़न है और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना है। अगर तुमने यह जारी रखा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चेन हाउ अचानक जड़ हो गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में पुलिस बुलाने की बात करूंगा। वह सिर्फ एक छात्र था और उसके मन में पुलिस का स्वाभाविक डर था। मैंने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और घबराकर माफी मांगने लगा। मैं गलत था। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा रास्ता नहीं रोकना चाहिए था। मुझे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। कृपया पुलिस को मत बुलाओ। वह फिर से घुटनों पर बैठने की कोशिश करने लगा। मैं एक कदम पीछे हट गया और उससे दूरी बना ली। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढो और दोबारा मुझे परेशान मत करना, वरना मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगा। यह कहकर मैं मुड़ा और कक्षा से बाहर निकल गया। लिन लियांग जल्दी से मेरे पीछे आ गया। ये चेन, अभी तुम बहुत जबरदस्त थे। क्या तुम सच में पुलिस बुलाने वाले थे? आखिरी विकल्प के रूप में ही। लेकिन उसे यह समझना जरूरी था कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूं।
उसने सिर हिलाया। फिर उसने चिंतित होकर मेरी बांह की तरफ देखा। तुम्हारी बांह पूरी लाल हो गई है, तुम ठीक हो? मैंने अपनी बांह पर पड़े लाल निशान की तरफ देखा और हल्का सा हंसा। पिछले जीवन में उसके धक्के से इमारत से गिरकर मेरी हड्डियां टूट गई थीं। उसकी तुलना में यह दर्द कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। चेन हाउ का स्वार्थ और लालच उसे इतनी आसानी से हार मानने नहीं देगा। जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ ही समय बाद स्कूल में मेरे बारे में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। शुरुआत में लोग बस इतना कहते थे कि मैं निर्दयी हूं, कि मैं किसी की जान बचाने से इनकार कर रहा हूं, कि मैंने इनामी राशि रख ली और अपने सहपाठी के बीमार पिता की मदद नहीं की। लेकिन धीरे धीरे अफवाहें और भी भयानक होती गईं। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने लोगों को बचाने का काम निस्वार्थ भाव से नहीं किया था, कि मेरा असली उद्देश्य सिर्फ 30,000 रुपए का इनाम पाना था। फिर और भी जहरीली बातें फैलने लगीं। कुछ अफवाहों में तो यह तक कहा जाने लगा कि झील में गिरने वाले तीनों बच्चों की घटना भी मेरी ही योजना थी, कि मैंने ही सब कुछ रचा था ताकि मैं हीरो बन सकूं और इनामी राशि हासिल कर सकूं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं शुरू से ही एक स्वार्थी इंसान था, कि मैंने जान बचाने का नाटक किया, और अब जब किसी और की जान बचाने की बारी आई तो मेरा असली चेहरा सामने आ गया। स्कूल के गलियारों में, कैंटीन में, खेल के मैदान में, हर जगह मेरे बारे में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कुछ लोग मुझे देखकर चुप हो जाते, कुछ लोग मेरी तरफ अजीब नजरों से देखते। लेकिन इस बार मैंने उन सब की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था इन अफवाहों के पीछे कौन था। और मैं यह भी जानता था, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह कोई चैरिटी फंड नहीं है। मैं पहले ही स्कूल के सहायता कोष में 3,000 रुपये दान कर चुका हूं। अगर वह वास्तव में चेन हाउ की मदद कर सकता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करेगा। लेकिन सीधे उसे पैसे देना मैं नहीं कर सकता। चाहे कितने भी लोग दान करें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरी ये बातें ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थीं, जिन्होंने पूरी कक्षा के दान देने के उत्साह को बुझा दिया। मैंने तुम्हें बंधक नहीं बनाया। मैं बस क्या? बस यह चाहती थी कि सबको लगे कि मुझे 30,000 रुपये दान कर देने चाहिए। अपने 5,000 रुपये के दान से मेरी कथित निर्दयता को और उभारना चाहती थी। सही कह रहा हूं ना? मैंने उसकी बात बीच में काट दी और मेरी नजर चेन हाउ पर जा टिकी। सूया तुम्हारे लिए 5,000 रुपये दान कर सकती है, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो? सबके दान के पैसों से लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स खरीदना, वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाना खाना और लड़कियों के साथ डेट पर जाना। क्या तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें नहीं कचोटती? पूरी कक्षा तुरंत हंगामे से भर गई। चेन हाउ ने अचानक सिर उठा लिया।